मैं डॉक्टर विश्वजीत सान्याल अभी महावीर कैंसर संस्थान में कार्यरत हूँ एज द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेरा 7वां साल चल रहा है, महावीर के साथ जुड़ा हूँ। ये महावीर कैंसर संस्थान ऐसा एक संस्थान है जो महावीर मंदिर ट्रस्ट से चलाया जाता है। कैंसर का हॉस्पिटल छोड़ के भी 5-6 हॉस्पिटल है, लेकिन महावीर कैंसर संस्थान जो है ये एक इंडिया में सेकेंड बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल माना जाता है पेशेंट लोड के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ है ये इस पे जो सुविधा दिया जाता है वो कोई हॉस्पिटल में नहीं देते हैं। जैसे बच्चा लोग का कैंसर जो होता है अप टू 18 ईयर्स हम लोग फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, खाना पीना सब कुछ। साथ साथ आपका जो ये करते हैं मतलब ब्लड 100 रुपये में देते हैं जो लोग का कैंसर ट्रीटमेंट महावीर में होता है। खाना 3 दफ़े जो देते हैं वो भी फ्री है। साथ साथ हम लोग महावीर ट्रस्ट मंदिर से फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। जो ग्राम से गरीब पेशेंट आता है उसका डायग्नोसिस करने के लिए जो मिनिमम एक बच्चा लोग के हम लोग 15,000 रुपये देते हैं, एडल्ट के लिए 10,000 देते हैं, जिसमें आपको डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद 2-4 चैनल है जिसमें से आर्थिक सहायता मिलता है, जैसे आयुष्मान है, सीएम फंड है, इंडियन कैंसर सोसाइटी है। तो ये सब मिला के देखा जाए जो हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है ऑलमोस्ट फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और आप खुशी होगी जो कैंसर का अभी जो कैंसर बेड स्ट्रेंथ है 658 बेड एक बीमारी के लिए इतना बड़ा, ये बहुत इस टाइम में तो नहीं है, लेकिन मेरा जो आकर है ये सेकेंड बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन द कंट्री। सर, आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत बार पहले पता नहीं चलता है, तो कैसे क्या उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर आज जो उनका फर्स्ट कैंसर फीमेल पॉपुलेशन में है। पहले कैंसर सर्विस होता था, सर्विस कैंसर ग्रेजुअली कम हो गया है, आज नंबर 1 कैंसर फीमेल में होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जो गांठ होता है ब्रेस्ट में, सारे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। 80% कैंसर जो गांठ है वो बिनाइन होते हैं। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो जो डिफरेंट एज होता है, एक मेनोपॉज जो ट्यूमर होता है वो चांसेस कैंसर होने का ज़्यादा होता है, माने मासिक धर्म का बंद होने के बाद, और प्रीमेनोपॉजल एज में भी होता है। तो फर्स्ट थिंग है जो गांठ बांधता है, शुरुआत में कोई पेन होता नहीं है, आस्ते आस्ते बढ़ते रहता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जो निपुल का बगल में होता है, कभी कभी निपुल से डिस्चार्ज होता है, खून आता है, पानी आता है। साथ साथ आपका कभी जो बड़ा हो जाता है स्किन पकड़ लेता है, जिसको हम लोग पीडी ऑरेंज बोलते हैं। बाद में गांठ जब इलाज नहीं होता है तो गांठ छाती के साथ जम जाता है, तो फिक्सिटी हो जाता है, बाद में घाव हो जाता है। तो ये तो ब्रेस्ट में होता है। साथ साथ क्या होता है, जब कैंसर बढ़ता है वो स्प्रेड होता है, स्प्रेड लोकल स्प्रेड बोलते हैं। तो जब लोकल स्प्रेड जो ब्रेस्ट का अंदर होता है, उसके बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो ग्रंथि है लिम्फ ग्लैंड, जैसे ब्रेस्ट सप्लाई करता है एक्जिला में जाता है, आर्म पीठ में, उसके बाद सुप्राक्लाविकुलर जाता है, तो ग्लैंड बढ़ जाता है। उसके बाद इधर आता है। साथ साथ जब खून का द्वारा जो स्प्रेड होता है उसमें लंग्स भी इफेक्ट होता है, लीवर भी जाता है, हड्डी में भी जाता है। तो ये स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट किस आते हैं। लेकिन सर, ये स्क्रीनिंग क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर? स्क्रीनिंग मीन्स जो माना जाता है पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई पता नहीं है जो बीमारी है कि नहीं है, तो वो अवेयरनेस थ्रू से हो सकते हैं। जो ना जिस फैमिली पे कभी कभी होता है कि ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में रन करता है, माँ उसका डॉटर होने चांसेस ज़्यादा होता है, फैमिलियल डिजीज बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं जो ना 35 से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो, 40 होने के बाद एक बेस लाइन मेमोग्राफी करो, तो ये एक अर्लीस्ट पिकअप कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, यू एजुकेट पेशेंट को, जो आप खुद आपका ब्रेस्ट पहचानो। तो उसका एक ही कारण है, कोई भी जब हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड का 10 दिन बाद, 15 दिन बाद
आप हर महीना और एवरी 3 मंथ्स एग्जामिन करो नहाने का टाइम। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में देखेंगे ब्रेस्ट का साइज में कोई तो परिवर्तन नहीं हुई है, निपुल में कोई परिवर्तन है कि नहीं, कोई स्किन मोटा हो गया कि नहीं, उसके बाद गांठ हुआ कि नहीं। गांठ ये करने से पहले तो आप खुद जैसा लेफ्ट ब्रेस्ट करेंगे तो राइट हाथ से आप आस्ते आस्ते डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट में हम लोग बोलते हैं आप पैल्पेट करो चेस्ट वॉल का एगेंस्ट में। उसके बाद आर्म पीठ में देखो गांठ है कि नहीं, इधर भी दे सकते। सिमिलरली राइट ब्रेस्ट में लेफ्ट हैंड से आप ब्रेस्ट को पैल्पेट करो कोई गांठ है कि नहीं। जो बाई चांस गांठ हो गया है तो अब आप क्या करना चाहिए, तो गांठ को देखना ये कैंसर है नॉन कैंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा है नॉन कैंसर होता है पर्टिकुलरली यंग एज में, लेकिन यंग एज में भी कैंसर होता है लेकिन मात्रा बहुत कम, लेकिन 40-45 ऑनवर्ड्स चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और जो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री होता है उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाता है। दे आर वेरी बोलते हैं ये सब्सिटेबल टू कैंसर डेवलप्ड होता है। तो फैमिली हिस्ट्री हम देखते हैं जो कौन फैमिली में कौन कैंसर है कि नहीं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, थायराइड कैंसर है, कोलोन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये फैमिली में रन करता है। तो एक फैमिली हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सेल ब्रेस्ट जो अच्छा बोला है सेल ब्रेस्ट हो गया है, सेल ब्रेस्ट में तो उसके बाद आप डाउट हो गया तो आप एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट उसमें इतना ये नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है। हम लोग पैल्पेट करने में ही पता लग जाता है ये कैंसर, ये जो गांठ है ये उसमें मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, एक आइडिया मिल जाता है। तो ये गांठ का फिर डायग्नोसिस कैसे होता है सर आगे? डायग्नोसिस तो फाइनल डायग्नोसिस तो एफएनसी हो व बायोप्सी होता है, उसके साथ साथ हम लोग को इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करो, जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है। तो रेडिएशन अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है वो जो गांठ है ये सॉलिड है ना उसमें पानी है। पानी तो उसमें पता लग जाता है, पानी होगा तो सिस्ट है, कैंसर का चांस बहुत कम हो जाता है। जो सॉलिड होता है उसमें आपको नीडल से कुछ सेल निकाल के माइक्रोस्कोप में देख लीजिएगा, तो उसको आप लोग फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें पता लग जाएगा तो कैंसर सेल है कि नहीं। कैंसर सेल पर्टिकुलर पता हो जाता है, सेल बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एफएनसी से ऑलमोस्ट 95% डायग्नोसिस हो जाता है कैंसर है। कब जब जरूरत पड़ता है हम लोग बायोप्सी भी लेना पड़ता है, ट्रू कट बायोप्सी लेना पड़ता है। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमको पता लग जाता है वो ट्यूमर हार्मोन डिपेंडेंट है कि नहीं। हम लोग ER PR HER2 देखते हैं, वो उसका मतलब है जो आगे इलाज तो कौन कौन ढंग से हो, क्या प्रोग्नोसिस है, अच्छा ट्यूमर है या खराब ट्यूमर है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में आपको बायोप्सी में और एफएनसी में आप पूरा जानकारी हो जाता है। जब डायग्नोसिस हो जाता है आपको नेक्स्ट स्टेप है स्टेजिंग। कौन स्टेजिंग हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम हम लोग डेवलप किया, इंटरनेशनल सिस्टम TNM स्टेजिंग है और क्लिनिकल स्टेजिंग बोलते हैं। जो आज हम जो पेशेंट को देख रहा हो T1 में ट्यूमर 2 सेंटीमीटर अंदर रहना है। इंग्लैंड में जो पेशेंट देखे T1 में एक ही है, तो इंटरकंटिनेंटल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और हम आप एक क्लिनिकल स्टेजिंग स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 है, बस बेस्ट स्टेजिंग है TNM स्टेजिंग। T1 ट्यूमर, N फॉर नोड, M है मेटास्टेसिस। तो ट्यूमर T1 हो गया है, 2 हो गया है, N0 में कोई लिमिट नहीं है, मेटास्टेसिस M0 मेटास्टेसिस नहीं है तो अर्ली डिजीज है। T2 तो आप अर्ली बोलते हैं अप टू 5 सेंटीमीटर। तो ये TNM स्टेजेस एक तो आइडिया देता है ट्यूमर कौन स्टेज में है, आगे इलाज क्या करना है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस और उसमें आपको एक से चेस्ट करना पड़ता है, जो मिनिमम है अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, ये दोनों तो करना है। चेस्ट में देखना पड़ेगा कोई स्प्रेड हुआ कि नहीं, मेटास्टेसिस तो नहीं हुई, लीवर में जाता है, यूजुअली फेफड़े में लीवर में जाता है। उसमें कोई डाउट होगा तो आप CT स्कैन भी कर सकते हैं, आजकल जो मॉडर्न रेट है PET स्कैन, पॉजिटिव इमेजिंग स्कैनिंग, तो उसमें पता लगता है जो दाग है लंग्स पे है, बॉडी में है, जो तो उसमें PET स्कैन पॉजिटिव हो गया तो मेटास्टेसिस हो जाता है, तो स्टेज 4 हो जाता है। तो स्टेज 1 तो स्टेज 4 है, उसका मतलब है स्टेज 1 स्टेज 2 का अर्ली डिजीज बना जाता है, स्टेज 3 स्टेज 4 मेटास्टेसिस डिजीज है। तो अर्ली डिजीज जब पता लग जाता है उसमें
ट्रीटमेंट इज वेरी सीमित होता है। जैसे सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो, केमोथेरेपी हो, तो अलग अलग ये सर कैंसर ट्रीटमेंट में ये जो 3 तरीके के इलाज होते हैं, एक जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, सर्जरी। ये ब्रेस्ट कैंसर में ये कब किस स्टेज पे ये कैसे होता है? स्टेज 1 और स्टेज 2 तक मेनली सर्जिकल अप्रोच होता है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है ब्रेस्ट कंजर्वेशन, स्टेज 3 भी स्टेज 3B तक, स्टेज 4 के नहीं है, स्टेज 3A-B तक अभी उसको प्रिजर्व कर सकता हो। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जो ट्यूमर बड़ा है उसको छोटा कर देते हैं, केमोथेरेपी देके, हार्मोन ट्रीटमेंट करके और इम्यूनोथेरेपी देके छोटा करने के बाद ऑपरेशन करो। ऑपरेशन होना ही है अर्ली स्टेजेस में, फ्यू ये फैक्टर है जो निगेटिव फैक्टर है वो छोड़ के सर्जरी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। उसमें हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन ही करते, ब्रेस्ट को प्रिजर्व करते, बिकॉज ब्रेस्ट निकालने में एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। एक लेडी का ब्रेस्ट निकाल दे जब भी सोचता है तो उस पर शॉकिंग होता है। तो हम लोग आज का ट्रीटमेंट भी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले तो सब ब्रेस्ट निकाल देते थे, आज केमोथेरेपी हो गया, हार्मोन थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी है। इसमें से आपने लॉन्जेविटी काफ़ी बढ़ गया है, मतलब इवन इन स्टेज 4 डिजीज में भी होता है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव है। पहले कैंसर मीन्स डेथ, ये नहीं है। आज बहुत कैंसर के स्टेज अर्ली स्टेज में तो 85 to 95% क्योर हो जाता है। स्टेज 3 ऑलमोस्ट 80-85 कैंसर, स्टेज 3 इवन 50-60% है, स्टेज 4 इवन 40%। तो ये तो कम चीज़ नहीं, बहुत से अचीवमेंट हुआ है इलाज के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव, कॉस्ट जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। कॉस्ट के बारे में सर आप बता रहे थे कि कुछ स्पेशली जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए आज के गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो बर्डन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आयुष्मान कार्ड जो है, एक फैमिली इंडिविजुअली 5 लाख रुपए में, ये बहुत बड़ा चीज़ हम लोग कभी सोचा नहीं था। 5 लाख में काफ़ी काम हो जाता है, और उसका जो रेट है अलग है। वो आप मान जो अस्पताल आयुष्मान का बेनिफिट लेंगे उसको कम दाम में करना है। तो ये बड़ा चीज़, जिसका आयुष्मान कार्ड है डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट फ्री। हर स्टेट में अलग अलग हेल्थ फैसिलिटी देता है, सीएम फंड होता है, सीएम देता है। बिहार की बात करूँ तो 80,000 से 1.5 लाख तक ये देता है। इवन बोन मैरो तुम्हें तो 5 लाख देता है बिहार गवर्नमेंट। जो ल्यूकीमिया पेशेंट বা लिम्फोमा में जब हम बोन ट्रांसप्लांट करते हैं, जो महावीर में फैसिलिटीज है 5 लाख तक देता है। तो पैसा का जो पहले जमाना 20-25 साल 30 साल पहले जो स्थिति था वो आज बहुत सुधर गया है। तो आज बानी हैज बिकम इजीली अवेलेबल। कोई भी हम लोग तो देखिए महावीर का बात कर रहा हूँ, कोई भी पेशेंट को हम लोग माना नहीं करते, ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये तो बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट आज लाइन में आगे है। तो ह्यूमन लाइफ को एक ये ऑनर, ये सबको ध्यान में रखता है। एक जीवन माने कि भगवान का अंग है ना, ह्यूमन भी नर नारायण बोलते हैं। तो उसको सेवा करने के लिए बहुत से आदमी फिलैंथ्रोपिस्ट मदद करते हैं। और सर बिहार के पेशेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए बुरा लगता है, ये जानकारी बहुत ही कम है, एजुकेशन लेवल भी बहुत कम है। मेरे को दुख लगता है। हम देखिए हम 55 ईयर्स हम लाइफ शुरू किया है इस प्रोफेशन में। ये तो बहुत बुरा एक्चुअली आप माना जाए, हम लोग का जो ऑन्कोलॉजी है इंडिया में हम लोग शुरू किया है। सीनियर जनरेशन में हम भी कम कर रहे हो अभी, आई एम 85 एज है मेरा। तो अब देखा है जो 50 साल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। हमने जब BHU में काम करते थे, बनारस यूनिवर्सिटी सामने प्रोफेसर थे, तो उस टाइम जो ईस्टर्न यूपी और बिहार का पेशेंट जाते थे, बिल्कुल मेल न्यूट्रिशन है, खाने का चीज़ नहीं, वो घर पे थोड़ा ये हमारा वो स्थिति तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, लेकिन अभी भी जानकारी नहीं है। इग्नोरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सबसे बड़ा जो लाइफ स्टाइल का जो ध्यान नहीं देते। आज बिहार का सबसे बड़ा कैंसर है ओरल कैंसर, मेल में खैनी है, टोबैको, ये छोड़ नहीं देता। सब 15-20 साल से शुरू कर देता है। 35 to 40 ईयर्स में मैक्सिमम ओरल कैंसर होता है, मर जाता है फैमिली, ग्रोइंग फैमिली में। ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग है। तो जब तक ये है NGOs
एक्टिवली गांव जाके जानकारी नहीं देंगे, ये सुधारना बहुत मुश्किल है। साथ साथ गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना, जो बैन करता है, जो टोबैको हो रहा है, जो बैनिंग है लेकिन फॉलो नहीं होता है। वो बीड़ी सिगरेट के ऊपर है, लेकिन च्यूइंग टोबैको के ऊपर उसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार का तो च्यूइंग टोबैको के ऊपर भी ज़्यादा आदमी मरता है, ज़्यादा मरता है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। ये धान के अगर आप बोले तो तम्बाकू प्रोडक्शन मत करो, तो कृषक का पोजीशन ही है, फैक्ट्री वाला है, बहुत से जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है। तो ये है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा चीज है हेल्थ इज योर्स। ये तो सीधा बात है, आपको ठीक रहना है, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर हेल्थ। तो ये का आपको ध्यान, आपका शरीर सुस्त रहे वो कोशिश करना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रहा है। यंग जनरेशन जो लोग पढ़े, स्कूल कॉलेज पास किया, उन लोग को तो थोड़ा ध्यान देकर गांव में जाके बोलना चाहिए जो टोबैको छोड़ो। टोबैको छोड़ेंगे तो 50% कैंसर रुक जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है। लेकिन वो जानने के बाद भी हम लोग वही पुराना चीज़ फॉलो करते हैं, उसका शिकार हो जाता है कैंसर का। टोबैको खाली कैंसर नहीं करता, बहुत सा हानिकारक हर सिस्टम में अफेक्ट करता है, हर सिस्टम अफेक्ट करता है। तो जब जान के हम विष सेवन करते हैं, इसको तो सुधार कर मुश्किल है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही जरूरी है। सब आप सबसे बताओ, यू एज इंडिविजुअल यू करेक्ट योर फैमिली, देन एवरी फैमिली टू दिस सोसाइटी। यही ऐसे स्प्रेड हो जाए सोसाइटी के ऊपर, सबका है। आप हम जो यह हुआ, मेरा एक कमिटमेंट है, मेरा ये सोसाइटी को देना चाहिए, हम लोग कोशिश करते हैं। मेरा नॉलेज से, मेरा जो भी हो, तो हर का कमिटमेंट हो रहा है, बिकॉज यू नॉट आइसोलेटेड, आप सोसाइटी के बीच में बड़ा हुआ, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, फैमिली का सोसाइटी के स्कूल में जाते हैं, टीचर का कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो एक कमिटमेंट होना चाहिए, जो आई रिमेन हेल्दी। साथ साथ आपको परिवेश में भी वैसा होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, थोड़ा चीज सुधरना मुश्किल है। लेकिन हाँ देखिए, कैंसर जाएगा, दूसरी बीमारी आएगा, ये तो होते रहता है, ये साइकिल क्या चीज है। लेकिन जब तक कोई बीमारी का जानकारी हो गया है, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन सब कैंसर में आप बोल रहे हैं, कुछ कैंसर है जिसपे कोई ये नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं होता। जैसा जो कैंसर चिल्ड्रन में होता है, बच्चा में, उसमें हम लोग जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। वो कैंसर ज़्यादा नहीं है, 5 to 10% केसेस जो फादर मदर फोर फादर से आता है जेनेटिकली, वो कंट्रोल करना मुश्किल है। बाकी तो लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा है। आज जो मुख का कैंसर है, फूड पे कैंसर है, फेफड़ा का कैंसर, खुद ये बनाता है। हाँ वही हम बोलता हूँ, आप 2 लाख रुपया खर्च करते कैंसर बनाने में, 10 लाख रुपया खर्च करते कैंसर इलाज के लिए है। ये रिवर्स करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। तो ये जटिल समस्या है, लेकिन उसका रास्ता भी है। तो उसमें एक ये होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आई शुड रिमेन फ्री ऑफ डिजीज, यही होना चाहिए। मेरे को जो चीज़ हम जानकारी जो देते हैं, जो नुकसान पहुंचता है, वो करना नहीं चाहिए।